चलिए। ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू। क्या सभी बच्चे ऑनलाइन में मुझे सुन पा रहे हैं प्रॉपरली? क्या सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है प्रॉपरली ऑनलाइन में? यस। ओके, वेरी गुड। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम। लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे, मुझे यहाँ बता रहे बच्चे ऑफलाइन में कि ट्रांजिस्टर चल रहा था अपना, है ना? ठीक है। हाँ, एक मिनट। चलो, तो ट्रांजिस्टर जैसे हमने स्टार्ट ही करा था, है ना? हमारा ट्रांजिस्टर में जैसे हमने पढ़ा था कि व्हाट इज ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर होता क्या है, अभी ज्यादा कुछ हुआ नहीं था हमारा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा उसको डिटेल में स्टडी करते, है ना? जैसे कि इंट्रो ही दिया था व्हाट इज ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर को शुरू से स्टार्ट करते हैं आज अपन। ठीक है, व्हाट इज अ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर होता क्या है सबसे पहले तो हमारे पास है ना कई सारे ऐसे डिवाइसेस है जो तीन टर्मिनल्स के डिवाइसेस होते हैं, और उनमें दो टर्मिनल को बीच में अपन कुछ पोटेंशियल डिफरेंस करंट कुछ इनपुट करते हैं, जिससे बाकी दो के अंदर कुछ चेंज होता है। तो एक डिवाइसेस की क्लास होती है ट्रांजिस्टर। डिवाइसेस की एक पूरी क्लास है ट्रांजिस्टर। कई तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, हमारे सिलेबस में केवल बीजेटी है। बीजेटी मतलब बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो हम अपना डिस्कशन स्टिक करेंगे ओनली फॉर बीजेटी। अब बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का मीनिंग क्या होता है? इसमें दो पीएन जंक्शन होते हैं। कैसे बनाए जाते हैं पीएन जंक्शन? तो एक सेमीकंडक्टर की वेफर ली जाती है, चिप या वेफर, उस पे एक तरफ पी एक तरफ एन, और बीच में एक लाइट डोपिंग दूसरे तरह के मटेरियल की कर देते हैं। जैसे पी तरफ पी साइड में करा तो बीच में एन डाल दो, या एन एन साइड में करा तो बीच में पी डाल दो, है ना? प्रैक्टिकली करा क्या जाता है, पहले तो पूरी चिप को लाइटली पी या लाइटली एन से टोप कर देते हैं। पूरी एक जैसी चिप कर दी जाती है, हर तरफ पी मटेरियल बना पी बना देते हैं। उसको पी बनाने के लिए एल्यूमिनियम की टोपिंग कर देते हैं। बहुत माइन्यूट अमाउंट में एल्यूमिनियम की टोपिंग करते हैं। फिर जहां आपको इमीटर बनाना है वहां पे फिर आप, क्योंकि बीच में पी बनाया है आपने, तो एक तरफ इमीटर बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाना पड़ेंगे, तो ट्राई फॉस्फोरस की इम्प्योरिटी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे, थोड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में फॉस्फोरस डाल दो तो पी भी क्या बन जाएगा, एन। और ऐसे ही एक तरफ उसके साइड बाय साइड रीजन में भी कर दो, ताकि बीच में स्लाइड गैप हो जाए। उस स्लाइड गैप में वो पहले जो आपने पी रीजन बनाया था वो हो जाएगा। तो बेसिकली आपको नेबर में पी एन पी बना लेना है, या एनपीएन बना लेना है। तो दो तरह से ट्रांजिस्टर क्रिएट हो सकते हैं। मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिखाऊं, बुक्स में सिंप्लीफाई करके जो दिखाते हैं डायग्राम, तो वो बॉक्स जैसा बना देते हैं। सिंप्लीफाई करके ट्रांजिस्टर शो करने के लिए डब्बे बना के डायग्राम बनाते हैं, है ना? तो क्या बनाते हैं बुक्स में बताता हूँ मैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो हमें कुछ इस तरह से सिंप्लीफाइड डायग्राम दिखाया जाता है ट्रांजिस्टर का। एक तरफ ये पी रीजन है, एक तरफ एन रीजन है, सॉरी ये एन रीजन है और इस तरफ पी रीजन है। थोड़ा आसान रहेगा समझने में, इसलिए अपन इसी तरह से समझेंगे। तो हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाने के लिए इस तरह से सिचुएशन क्रिएट कर जाती है कि दो पी के बीच में एन की लेयर क्रिएट करा दो, या एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाने के लिए दो एन के बीच में एक पी की लेयर क्रिएट कर देते हैं। फिर ये भी बताया था इन तीनों टर्मिनल्स, इन तीनों रीजन के कुछ नाम थे। एक रीजन जो होता है जिसको हम बहुत हेविली टोप करके रखते हैं, उसको क्या नाम देते हैं? इमीटर। जो बीच वाला रीजन है जो लाइटली टोप होता है उसको बेस, और जो आखिरी वाला बचा हुआ रीजन है जो मॉडरेट टोपिंग होती है जिसमें, उसे क्या बोलते हैं? कलेक्टर, है ना? तो हमारे पास ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल्स हो जाते हैं, इमीटर, बेस और कलेक्टर, तीन रीजन से। इमीटर को इमीटर क्यों बोलते हैं? इमीटर को इमीटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो चार्ज कैरियर इमिट करता है ना? बहुत नॉर्मल सा मतलब है इमीटर का, इट इमिट्स चार्ज कैरियर। अभी वर्किंग जब पढ़ेंगे आगे अपन, तो आपको समझ में आएगा कि इमीटर से चार्ज कैरियर इमिट होते हैं, इसलिए उसको इमीटर बोल रहे हैं अपन। ठीक है। बेस जो होता है इनको बेस प्रोवाइड करता है, और कलेक्टर जो इमिटर चार्ज कैरियर इमिट करता है, जो इमिटर से चार्ज कैरियर इमिट होते हैं वो कलेक्टर कलेक्ट करता है। ठीक है, इसलिए कलेक्टर को कलेक्टर बोलते हैं, बिकॉज इट कलेक्ट्स द चार्ज कैरियर विच इज इमिटेड बाय इमिटर। ठीक है, तो ये बेसिक अपन ने स्ट्रक्चर देखा था। अच्छा, मैंने डोपिंग के बारे में बताया था अभी, जो मैंने वापस से बोला कि इमिटर को बहुत हाईली डोप करते हैं, बेस लाइटली डोप होता है, कलेक्टर मॉडरेटली डोप होता है, मतलब ठीक है नॉर्मल डोपिंग करते हैं, है ना? इमिटर इज हाईली डोप, बेस इज लाइटली डोप, कलेक्टर इज मॉडरेटली डोप, है ना? अब ये हमारे पास ट्रांजिस्टर में ये एक पीएन जंक्शन बन गया, और इधर एक पीएन जंक्शन बन गया। तो एक पीएन जंक्शन तो इमिटर और बेस के बीच में बन जाता है,
एक पीएन जंक्शन बेस और कलेक्टर के बीच में जाता है ना। पीएन जंक्शंस को बायस करने के दो तरीके होते हैं, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। और आपके पास दो पीएन जंक्शन है, तो टोटल चार तरह के आप कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हो। लेकिन इन चारों में से एक कॉम्बिनेशन ही हम ज्यादा यूज करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, एक्टिव मोड, है ना। इनवर्स एक्टिव भी होता है, लेकिन ठीक है, ट्रांजिस्टर इज डिजाइन टू वर्क इफिशिएंटली इन एक्टिव मोड। हम इमीटर को टोपिंग ज्यादा करते हैं ना, इमीटर बेस को फॉरवर्ड बायस में रखो, बेस कलेक्टर को रिवर्स बायस में रखो, तो बोलते हैं कि एक्टिव मोड हो गया है। इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में रखा, बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस में रखा, तो हम कहते हैं कि ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में है। ठीक है। अगर ठीक इसका उल्टा करा तो भी वैसी वर्किंग होती है, लेकिन हम इमीटर को ज्यादा डोप करके रखते हैं, so that it creates more charge carriers, it emits more charge carrier। तो डिजाइन इमिटर होता है फॉर इमिटिंग चार्ज कैरियर। अब तुम उल्टा करो, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे हाई पोटेंशियल लगा दो, तो क्या होगा, उसको उतना थोड़ी टॉप करा था आपने, तो उतना इफिशिएंटली वर्क नहीं करेगा। ज्यादा इफिशियंसी कब आएगी, जब अपन इमिटर बेस के बीच में फॉरवर्ड बायस करो और बेस कलेक्टर के बीच में, हाँ, इनवर्स एक्टिव भी काम करता है, लेकिन उतनी इफिशियंसी नहीं होती उसमें, क्योंकि डिजाइन वैसा करा नहीं अपन ने डिवाइस को। अगर दोनों तरफ एक जैसी डोपिंग होती तो फिर ठीक है, इनवर्स एक्टिव भी एक्टिव एक्टिव जैसा काम हो जाता। और बाकी तो बायसिंग के तरीके क्या होते थे, दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस में कर दो, या दोनों जंक्शन, उन दोनों में प्रॉब्लम क्या होती है कि करंट नहीं आ पाता है, एक में सेचुरेट हो जाता है, एक में कट ऑफ। या तो ये सब अपन पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में, अपने वर्किंग नहीं पढ़ी थी, है ना। तो आज अपन आ जाते हैं वर्किंग पे। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, इधर ऑनलाइन में कोई समस्या बताइए जल्दी से। निश्चित और वैष्णवी के मेरे पास रिप्लाई आए थे, सभी बच्चे बाकी जो है उन सबको भी क्लियर है क्या? यस, चलो बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, यस, ओके, वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, तो अब हम स्टार्ट करते हैं वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। यू कैन राइट डाउन वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, वर्क कैसे करता है। तो अब मैं कोई एक तरह के ट्रांजिस्टर की वर्किंग बताऊंगा, दूसरा सिमिलर ही है, एक्जैक्टली सिमिलर है, आप समझ सकते हो, एक की वर्किंग समझ ली तो दूसरी पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, वर्किंग समझने के लिए थोड़ा, हाँ ठीक है, डायग्राम चलेगा इतना बड़ा। अब हमने इमिटर बेस्ड जंक्शन को क्या करा था बताओगे जरा, फॉरवर्ड बायस में करा था ना एक्टिव मोड के लिए। एक्टिव मोड में हमने इमिटर बेस्ड जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करा था, और बेस इमिटर जंक्शन बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस में कनेक्ट करा था। तो ये वाला जंक्शन जब फॉरवर्ड बायस में है, इन फॉरवर्ड बायसिंग डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम हो जाती है ना, हमने पढ़ा था पीएन जंक्शन में। जब फॉरवर्ड बायस करो तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम हो जाती है, रिवर्स बायसिंग में डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ जाती है। अच्छा, डिप्लीशन लेयर दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस थोड़ी होता, इधर टोपिंग कम, उधर डिप्लीशन लेयर की डिस्टेंस ज्यादा पेनिट्रेट होती है। ठीक है, तो यहाँ के डिप्लीशन लेयर की बात करूँ पीएन जंक्शन की, तो यहाँ जो डिप्लीशन लेयर होगी, बिकॉज फॉरवर्ड बायसिंग है तो थिन बनाएंगे अपन, बहुत ही थिन सी यहाँ पे डिप्लीशन लेयर दिखाएंगे, लेकिन उसको बेस में थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस तक दिखाऊंगा मैं। क्या रीजन है मेरा बेस में ज्यादा डिस्टेंस दिखाने का? डोपिंग बेस में कम है, बेस इज स्लाइटली डोप, तो डिप्लीशन लेयर इज मोर पेनिट्रेटेड इन बेस। ठीक है, और बाकी पी रीजन है, तो आप चाहो तो ऐसे गोल गोल होल दिखा दो यहाँ पे, ये होल के लिए ऐसे मैंने बना दिया है ना, वैकेंसीज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर आपने कौन सी बायसिंग करी बेस कलेक्टर में? रिवर्स बायसिंग करते तो डिप्लीशन लेयर क्या होती है, बढ़ जाती है, उसकी विड्थ बढ़ जाती है ना। और बेस में डोपिंग कम है, तो डिप्लीशन लेयर बेस में ज्यादा पेनिट्रेट करेगी ना, तो डिप्लीशन लेयर बेस में ज्यादा पेनिट्रेट कर गई, ये बेस में बहुत ज्यादा पेनिट्रेट करा दो, और उधर इमीटर में कम डिस्टेंस होगी। तो आपको दिख रहा है कि जो बेस बेचारा पहले से थिन बनाते हैं अपन, हमने पढ़ा था ना कि बेस थिन बनाया जाता है, बेस थिन होता है, इमीटर और कलेक्टर के कंपेयर में बेस बहुत थिन होता है, तो बेस बेचारा थिन था। और यहाँ जो बेस कलेक्टर की रिवर्स बायसिंग की वजह से बहुत ज्यादा डिप्लीशन लेयर यहाँ पेनिट्रेट कर गया, ऑलमोस्ट पूरे बेस में डिप्लीशन लेयर ही दिख रही है, दोनों तरफ की डिप्लीशन लेयर पूरे बेस में आ गए, बहुत माइन्यूट सा बेस का रीजन फ्री दिखेगा, ऑलमोस्ट पूरा डिप्लीशन लेयर ही क्रिएट कर दी। दिख रहा है आपको? अब इमीटर बेस जंक्शन को तो फॉरवर्ड बायस में करा, फॉरवर्ड बायस में करा मतलब आपने इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन कैसे लगाई होगी, P2N, है ना। हाई पोटेंशियल किधर रखा होगा, जहाँ P है वहाँ हाई पोटेंशियल, जहाँ N है वहाँ लो पोटेंशियल, फॉरवर्ड बायसिंग में यही करते अपन। तो इस P रीजन में हाई पोटेंशियल लगाया, N रीजन में लो पोटेंशियल लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, हाई टू लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस तरफ क्रिएट हुई, है ना।
अब बेस और कलेक्टर जंक्शन को क्या करा आपने, रिवर्स बायस में करा। तो रिवर्स बायस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, रिवर्स बायसिंग का मतलब जो एन है उसको हाई पोटेंशियल पे रखा, और जो कलेक्टर है उसको पी को लो पोटेंशियल पे रखा। एन इज एट हायर पोटेंशियल, पी इज एट लोअर पोटेंशियल, उल्टा हो जाता है। एन टू पी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे अपन। तो हाई पोटेंशियल एन में, पी में लो इलेक्ट्रिक, पी में लो पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से एन टू पी आ जाएगी। तो आप अगर ध्यान से देखो, यहाँ बेस और इमिटर की बाइसिंग की वजह से पी टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई, और यहाँ रिवर्स बाइसिंग से एन से पी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई। हाँ, ऐसे हुआ है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ क्रिएट हो रही है ये मैंने बताया। उनको शो कर देता हूँ, चलो मैं, मेरे पास यहाँ पे दूसरा कलर का पेन नहीं है, प्लीज जल्दी से एक रेड और ग्रीन मार्कर ले आओ ना। अच्छा, मार्कर को ऐसे निकाल के देखना, कि ऐसे करके देखना। हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ शो कर देता हूँ, जल्दी से इतना डायग्राम बना लो आप। नेक्स्ट वीक के वीक से सबकी सीबीएसई बोर्ड्स स्टार्ट हो रही है ना, जो सीबीएसई में बच्चे उनकी। ठीक है, तो सबको बेस्ट ऑफ लक, और पढ़ाई चालू कर दो अच्छे से अब, है ना। ला रहे। अच्छा, जब तक मार्कर आ रहा है, जब तक हम समझ तो गए थे ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इमिटर और बेस में किस तरफ थी, पी टू एन, और बेस और कलेक्टर में किधर है, एन टू पी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम इमिटर टू बेस टू कलेक्टर बन गई है, फ्रॉम इमिटर टू बेस टू कलेक्टर बन गई है ना। अच्छा, और बेस इमिटर जंक्शन वॉज इन फॉरवर्ड बायसिंग। बेस इमिटर जंक्शन मतलब एक पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन तो फॉरवर्ड बायस में करा है। पीएन जंक्शन डायोड में भी तो होता है, डायोड को जब फॉरवर्ड बायस में करते हैं तो वैसे कुछ यहाँ भी हो जाना चाहिए। क्या होता है जब डायोड फॉरवर्ड बायस में करते हैं हम, पी पे हाई एन पे लो, और उससे डायोड के अंदर क्या होता है, करंट आता है क्या। हाँ, किस डायरेक्शन में आता है करंट, पी टू एन, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने क्रिएट करी, मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को इस तरह से क्रिएट करी थी, तो मैंने रेड कलर से शो करी। ठीक है, और यहाँ बेस इमिटर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ से, इस बेस कलेक्टर में भी इधर की तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, बेस और इमिटर का जंक्शन, बेस इमिटर जंक्शन ये फॉरवर्ड बायस में है। कोई भी पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में करो तो उसमें डिफ्यूजन करंट बहुत ज्यादा जाता है, डिफ्यूजन करंट ज्यादा आता है। होल्स जो होंगे पी से एन में डिफ्यूज होके जाएंगे, एन से इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होके पी में आएंगे। ये डिफ्यूजन करंट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रोक देती थी। रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होल्स जाना चाहते पी टू एन, और एन से इलेक्ट्रॉन जाना चाहते हैं पी में, पर रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड को होने से रोक देती थी। लेकिन फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ही खत्म हो जाता है। तो फिर खूब ज्यादा पी से होल निकल के एन में जाएंगे, और एन से खूब ज्यादा इलेक्ट्रॉन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, बेस को तो अपन ने टो भी बहुत कम करा है। बेस में तो इलेक्ट्रॉन निग्लिजिबल थे, नाम मात्र के इलेक्ट्रॉन थे, है ना। हमने बेस में टोपिंग ही बहुत कम करी है। तो बेस के इलेक्ट्रॉन भी आपको आते दिखेंगे लेकिन बहुत कम। बेस के इलेक्ट्रॉन भी आपको इमिटर की तरफ आते दिखेंगे लेकिन बहुत कम। ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उधर से इधर, और जो होल्स होंगे वो आपको ज्यादा अमाउंट में जाते दिखेंगे। सही बात है क्या। जो इमिटर के चार्ज कैरियर है, लार्जली आपको ऐसा लगेगा कि इमिटर की चार्ज कैरियर जा रहा है। आपको लार्जली ऐसा लगेगा कि इमिटर के चार्ज कैरियर ही बेस में जा रहा है ना। बेस से जो इलेक्ट्रॉन इमिटर में आ रहे हैं, क्योंकि बेस में डोपिंग ही बहुत कम है, तो बेस में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी बहुत कम था, तो उनका कॉन्सेंट्रेशन जो इधर की तरफ आ रहा होगा टुवर्ड्स इमिटर वो बहुत कम होगा। तो लार्जली ऐसा दिखेगा कि भाई इमिटर से ही होल्स का डिफ्यूजन हो रहा है टुवर्ड्स बेस, उधर से आते हुए दिखेंगे नहीं, ऑलमोस्ट जीरो टाइप आ रहा है। क्लियर। तो लार्जली इमिटर से चार्ज कैरियर इमिट होके बेस में जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये चार्ज कैरियर बेस में पहुंचते हैं, अब बेस और कलेक्टर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो एन टू पी थी, इस तरफ बेस टू कलेक्टर थी। ये होल जैसे ही बेस में पहुंचते हैं, बेस तो पहले से थिन था, तो बेस की थिन होने की वजह से ये होल बहुत ही जल्दी यहाँ की रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आने की वजह से जो होल्स फ्रॉम इमिटर टू बेस पहुंच रहे थे,
जो होल्स फ्रॉम इमिटर टू बेस पहुंच रहे थे वो बेस में रुकते नहीं है ना, कलेक्टर उनको कलेक्ट कर लेता है। कलेक्टर स्वीप्स दिस इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इट। कलेक्टर में खुद के भी होल्स थे, वो होल और ये सब होल मिलकर फिर फ्लो करने लगते इस डायरेक्शन में, क्योंकि आपने इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रखी है। समझे? तो हुआ क्या फाइनली यहाँ पर, हुआ क्या यहाँ पे फाइनली, हमारे पास तीन चीजें थी, इमिटर, बेस, कलेक्टर। इमिटर और बेस के बीच में हमने फॉरवर्ड बायसिंग करी, उसकी वजह से इमिटर के चार्ज कैरियर निकल के बेस में पहुंचे, बेस के चार्ज कैरियर भी इमिटर गए, लेकिन बेस में डोपिंग बहुत कम थी, तो बेस से जो चार्ज कैरियर इमिटर जा रहे हैं उनका नंबर निग्लिजिबल है, उनको हम निग्लेक्ट कर देते हैं। हम देखते हैं कि इमिटर से ही चार्ज कैरियर इमिट होकर बेस में जा रहे हैं, हमें ऐसा दिखता है। जैसे ही ये चार्ज कैरियर बेस में पहुंचते हैं, बेस और कलेक्टर के बीच में जो रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड थी इन चार्ज कैरियर को स्विप कर लेती टुवर्ड्स कलेक्टर, तो कलेक्टर कलेक्ट्स द चार्ज कैरियर इमिटेड बाय इमिटर, है ना। अच्छा, ये सब हो क्यों पाया, क्योंकि हमने बाइसिंग ऐसी करी है और हमने कंस्ट्रक्शन ऐसा करा था। बेस को बहुत ज्यादा कम डोप क्यों करा था, बेस में डोपिंग कम क्यों करी थी, ताकि बेस और कलेक्टर के बीच का जो डिप्लीशन लेयर है वो ज्यादा बेस में आ जाए, है ना। बेस में ज्यादा डिप्लीशन लेयर आएगी तो बेस में इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ही होल्स जो इमिटर से आ रहे हैं बेस में पहुंचेंगे वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे और कलेक्टर चले जाएंगे, इसलिए बेस को थिन भी रखा जाता है ना। इमिटर को ज्यादा टोप क्यों करते हैं, अब ये भी समझ में आ रहा है, क्योंकि इमिटर को चार्ज कैरियर लिमिट करना है, ज्यादा टोप करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा चार्ज कैरियर का, तो वहां से चार्ज कैरियर आपको ज्यादा इमिट होते दिखेंगे। बेस को कम टोप क्यों रखते हैं, ये सब भी क्लियर हो रहा है ना। अच्छा, ओवरऑल आप देखिए बाहर से तो हमें ऐसा लग रहा है कि इमिटर से चार्ज कैरियर इमिट होके होल्स जो है वो इधर इमिट होके गए, तो होल्स का इस तरफ मूवमेंट हुआ तो इसी डायरेक्शन में हमको करंट दिखेगा फ्लो होते हुए, है ना। बाहर से देखे जो होल्स उस तरफ जा रहे हैं उनको कंपनसेट करने के लिए अंदर होल्स और क्रिएट होना चाहिए, तो वो क्रिएट होंगे जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे या फिर इधर की तरफ करंट क्रिएट होगा, तो इमीटर की ब्रांच में करंट क्रिएट होता है। थोड़े बहुत जो इमीटर बेस से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे और कुछ होल्स जो बेस में रिकम्बाइन हो जाएंगे, उनकी वजह से बेस में भी थोड़ा सा करंट आ जाता है, और अधिकतर जो इमीटर का करंट था इमीटर से निकले हुए चार्ज कैरियर थे मैक्सिमम कलेक्टर ने कलेक्ट कर लिए थे, इसलिए कलेक्टर में बहुत लार्ज करंट होगा, नियरली इक्वल टू इमीटर करंट। अगर हम इन करंट्स को कंपेयर करें तो इमीटर में जो करंट प्रोड्यूस हुआ है वो बहुत ज्यादा था, और वही दोनों में डिवाइड हुआ है बाय केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ लगा दे, यहाँ से आने वाला करंट इन दोनों में डिवाइड हो रहा है ना, ठीक है। और एक और चीज दिख रही है हमको कि इमीटर से निकला हुआ जो करंट है ऑलमोस्ट कलेक्टर ने कलेक्ट कर लिया, है ना, इसलिए ये दोनों नियरली बराबर होंगे। इमीटर से जितने चार्ज कैरियर इमिट हुए मैक्सिमम कलेक्टर कलेक्ट कर रहा है ना। और बेस करंट बहुत कम होता है, बेस करंट इज ऑफ इज ऑफ इज अराउंड 5% ऑफ इमिटर करंट, बहुत कम होता है, एक 5%, आप एक नंबर रफली याद रख सकते हो। कोई चार भी बोलेगा तो भी कोई गलत नहीं बोल रहा है, ठीक है, 4-5% के आसपास होता है, ठीक है। बहुत स्मॉल करंट होता है बेस करंट। चलो, तो वर्किंग समझ में आई क्या? ओके, कहीं कोई समस्या यहाँ पे, कोई भी चीज हमने क्यों करी थी ये क्लियर हो गया आपको? एमिटर को ज्यादा टोप क्यों करते हैं, बेस को थिन क्यों बनाते हैं, कलेक्टर का एरिया क्यों बढ़ा रखते हैं, हाँ, ताकि कलेक्टर ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा होल्स को कलेक्ट कर पाए, एज वेल एज जो होल्स कलेक्टर में आ रहे हैं ना वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, है ना। कलेक्टर में वहां से एक्सेलेट होकर आ रहे हैं तो बहुत हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो वो ज्यादा हीट भी बाहर डिसिपेट हो पाए, इसलिए कलेक्टर का एरिया भी बड़ा रखा जाता है, ठीक है। चलो देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, कहीं कुछ समस्या है तो पूछिए, बताइए, कुछ भी दिक्कत है तो ऑनलाइन में बताइए। सब क्लियर है क्या, पूरी वर्किंग क्लियर है? आदर्श, अदिति, कहीं कुछ डाउट हो तो पूछिए जल्दी से। जागृति का तो रिप्लाई है, क्लियर है। सानिध्य को भी क्लियर है, वेरी गुड, ठीक है। वर्किंग क्लियर सबको? ठीक। तो अभी हमने सीखा वर्किंग, वर्किंग कैसे वर्क करता है ट्रांजिस्टर। अब आप ये भी समझ सकते हो कि इनवर्स एक्टिव मोड में क्या होगा। इनवर्स एक्टिव मोड में क्या करते थे हम, उल्टा करते थे, यहाँ हम करते थे फॉरवर्ड और उधर करते थे
अब यहाँ फॉरवर्ड बायसिंग होती, वहां रिवर्स होती, तो एग्जैक्टली उल्टी सिचुएशन होती। कलेक्टर इमिट करता, पर कलेक्टर को तुमने उस हिसाब से डिजाइन नहीं करा ना, कलेक्टर में टोपिंग उतनी स्ट्रांग नहीं करी ना आपने, ठीक है, तो उतना एफिशिएंटली फिर वर्क नहीं कर पाता सिस्टम, ये प्रॉब्लम हो जाती। सही है। चलो फिर दोनों तरफ अगर फॉरवर्ड बायस कर दो तो क्या होगा, दोनों साइड फॉरवर्ड बायस कर दो तो क्या होगा, भाई वहां के होल भी बीच में आना चाहते हैं, इधर के होल भी बीच में आना चाहते हैं, और बीच में से कहा जाएंगे, कहीं भी नहीं। दोनों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उनको, जो उधर की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उनको होल को इधर आने से रोकेगी। आपने तो यहाँ पर पी को हाई, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर कर दी, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर कर दी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उन होल्स को वहां आने से रोकेगी। समझे बात ये, जो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर के होल्स को जब वो वहां पहुंचेंगे तो उधर को वापस भेजने की कोशिश करेगी ना। समझे बात ये, भाई चार्ज कैरियर से और इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब कलेक्टर से होल्स इमिट होकर बेस में पहुंचे, अब बेस और इमिटर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो उनको वापस इधर भेजने की कोशिश करेगी ना। हाँ, और इमिटर के होल्स भी जब बेस में पहुंचेंगे तो बेस कलेक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस डायरेक्शन में थी वो उनको उधर वापस भेजेगी, तो सेचुरेट हो जाता है डिवाइस, फ्लो ही नहीं कर पाता है। और दोनों तरफ ही रिवर्स बायस कर दो तो भाई चार्ज के लिए लिमिट होने की टेंडेंसी नहीं आएगी फिर तो, है ना। तो डिवाइस को बोलते थे कट ऑफ मोड में। कोई डायोड में दोनों रिवर्स बायसिंग होने से क्या होता है, कोई करंट ही नहीं आ पाता है, तो यहाँ पे एक तरह से दो डायोड है, दोनों तरफ रिवर्स बायसिंग हुई तो कहीं से करंट फ्लो होने की टेंडेंसी नहीं क्रिएट होगी। तो बाकी तीनों मोड में बेचारा डायोड कुछ, बेचारा ट्रांजिस्टर कुछ ढंग से वर्क ही नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारा काम का वर्क सिर्फ किसमें हो रहा है, एक्टिव मोड में। और एक्टिव मोड की कुछ बेसिक चीजें अपन ने पढ़ ली, ठीक है। चलो, तो ये तो अपन ने पढ़ा ट्रांजिस्टर की वर्किंग, है ना। अभी मैंने आपको पीएनपी ट्रांजिस्टर को लेके वर्किंग सिखाई। एनपीएन अगर होगा तो क्या क्या चेंजेस होंगे, एनपीएन अगर हुआ तो क्या क्या चेंजेस होंगे, एनपीएन अगर होगा तो क्या चेंज होगी आप। हाँ, क्या नाम है आपका, अनव, कनव, हाँ कनव। कहाँ ध्यान था, नहीं था आपका, इसलिए आपको बुलाना, ठीक है, ध्यान यहाँ तो। ठीक है, अगर एनपीएन होगा तो चेंजेस क्या क्रिएट होंगे, करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। वाई, बिकॉज एनपीएन में कौन फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स। पीएनपी में कौन फ्लो करता है, एनपीएन में कौन फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इन एनपीएन ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, जैसे यहाँ होल होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की याद करो, मैंने तुमको बताया था मोबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है कंपेयर टू होल्स। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो जब करेंगे ना एनपीएन ट्रांजिस्टर में तो करंट ज्यादा क्रिएट हो पाएगा, इसलिए ज्यादातर लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, क्योंकि उसमें करंट थोड़ा ज्यादा क्रिएट हो पाता है, सेम बाइसिंग में थोड़ा ज्यादा करंट क्रिएट होता है। क्लियर, है ना। सेम तरीके से दोनों को बनाए तो एनपीएन प्रीफर करा जाता है, क्योंकि उसमें ज्यादा करंट क्रिएट हो जाता है। चलो, तो पहले तो वर्किंग समझ ली। अब सर्किट में अगर कनेक्ट करना है आपको, ये वाली बाइसिंग जो मैंने बोली ना, फॉरवर्ड और रिवर्स, ये देना है आपको, तो आपको बैटरीज लगाना पड़ेगी ना। आपके पास कितने टर्मिनल है यहाँ पे, तीन, और दो बाइसिंग के लिए दो बैटरी लगाना है, टर्मिनल तीन, बैटरीज दो, बहुत नाइंसाफ, है ना। तो दो बैटरी के मतलब चार टर्मिनल बनेंगे, हर बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, चार टर्मिनल को तीन से जोड़ना है। कैसे कर सकते हैं अपन, एक को कॉमन करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। सही बात है क्या, भाई आपके पास दो बैटरी है तो हर बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, और यहाँ तीन टर्मिनल है, तो दो बैटरी के दो टर्मिनल से दो दो चार टर्मिनल हो गए दो बैटरी के, ठीक है। तो चार टर्मिनल और यहाँ केवल तीन, तो एक टर्मिनल कॉमन रख के बैटरी जोड़ना पड़ेगी। अब किसे कॉमन रख के बैटरी जोड़ते हो, उसके हिसाब से सर्किट अलग अलग दिखता है अपन को, दिखता अलग है बस, है ना, वर्किंग में कोई फर्क नहीं है, दिखता अलग है। तो जो दिख रहा है सर्किट, उसका हमने कुछ नाम दे दिया है, उसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन, है ना, कॉन्फ़िगरेशन। अगर अपन इमीटर को कॉमन रखते हैं तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, बेस को कॉमन रखते हैं तो कॉमन बेस। तो बना के भी दिखाता हूँ, अब अपन समझते हैं कॉन्फ़िगरेशंस। क्या लिखेंगे आप हेडिंग, कॉन्फ़िगरेशन। तो तीन तरह के कॉन्फ़िगरेशन को बताने वाला हूँ, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर एंड कॉमन कलेक्टर। लास्ट में बना रहा हूँ सीसी मतलब कॉमन कलेक्टर, है ना, सीबी मतलब कॉमन बेस। कॉमन बेस का मतलब क्या, मैंने आपको ट्रांजिस्टर का सिंबल भी बताया था पिछली क्लास में, ये होता है ट्रांजिस्टर का सिंबल, ये ट्रांजिस्टर का सिंबल बताया था मैंने। अब बता सकते हो कि कौन सा ट्रांजिस्टर है ये, आयु जल्दी बताओ, कौन सा ट्रांजिस्टर है, पीएनपी है कि एनपीएन है, ये पीएनपी है ट्रांजिस्टर है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है, पिछली क्लास में सिखाया था कि ये, हाँ जल्दी से बताओ, आप बताओ,
एनपीएन बोल रहा है ये। सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? नहीं पता? क्यों नहीं पता? हाँ, भूल गए। सब याद रखा करो यार, ऐसे थोड़ी चलेगा काम, है ना? तो ये सब थोड़ी आगे पढ़ रहे पीछे भूलते जा रहे हो। चलो, कौन सा ट्रांजिस्टर है? एनपीएन ट्रांजिस्टर है, बिल्कुल सही। दिस इज एनपीएन ट्रांजिस्टर, यस। किसी ऑनलाइन में बच्चे में जवाब भी नहीं दिया, देखो। हाँ, मतलब ऑनलाइन के बच्चे जवाब भी नहीं देंगे अब, ऐसा। एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अब इसमें ये वाला टर्मिनल कौन सा है? ऑनलाइन वाले बच्चों से पूछ रहा हूँ, सिर्फ वो जवाब देंगे। ये वाला टर्मिनल कौन सा है? ये जहां मैंने उंगली रखी है, ये कौन सा टर्मिनल है? बेस, कलेक्टर, इमीटर, कौन सा टर्मिनल है ये? चलो, दो बच्चों का जवाब आया मेरे पास, सानिध्य का और जागृति का। समझ का भी आ गया। सबके सही आ रहे हैं अभी तक तो, वेरी गुड। और कोई? और कोई? तीन बच्चे जवाब दिए, चौथा। ठीक है निषेध। ठीक है, क्या नाम है? केशव, कुहू, सॉरी, दूर से पूरा नाम सब। चलो, तो ठीक है, चार बच्चे पांच बच्चों ने जवाब दिया, बाकी बच्चे सब लगता है सो रहे हैं या उंगली में दर्द होगा, मेहंदी लगा के बैठे होंगे शायद, है ना? टाइप नहीं कर पा रहे होंगे शायद, हो सकता है। ठीक है, हाँ, कुछ भी हो सकता है। हाँ, पोर्टल चढ़ रहे हो हाथ में, हॉस्पिटल में हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो। तो बाकी बच्चों को अपन माफ करते हैं, मान के कि उनका कुछ प्रॉब्लम है, कहीं और बिजी हाथ है उनके, है ना? बहुत सारी जगह बिजी हो सकते हैं। ठीक है, चलो। तो हमारे पास ये जो ट्रांजिस्टर है, ये था हमारे पास एनपेन ट्रांजिस्टर। कैसे समझ में आया हमको? एरो की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एरो कहाँ से कहाँ की तरफ होती है? पी टू एन। डायरेक्शन ऑफ एरो किधर होती है? पी टू एन। तो एरो की डायरेक्शन पी से एन की तरफ होती है, तो ये बीच में क्या होना चाहिए? पी। और इधर क्या होना चाहिए? एन। अब जिस ब्रांच में एरो लगता है वो इमीटर होती है, जिस ब्रांच में एरो लगता है वो इमीटर। तो हमको समझ में आ गया कि ये इमीटर वाली ब्रांच है। और फिर ये बीच वाली बेस होती है और आखिरी वाली कलेक्टर हो जाएगी फिर, ऑफकोर्स। अब ये एन है अगर इमीटर, बेस है अगर पी, तो बचा हुआ क्या होना चाहिए? एन। एनपीएन ट्रांजिस्टर ही होगा ये फिर, है ना? अब इसको कैसे बायस करना है हमको? एक्टिव मोड में। एक्टिव मोड में बायस करने का मतलब क्या होता है? एक्टिव मोड में बायस करने का मतलब क्या होता है? एक्टिव मोड में बायस करने का मतलब क्या होता है? जल्दी बोलो। अरे यार, ऐसे थोड़ी चलेगा यार। हाँ, एक्टिव मोड में बायस करने का मतलब क्या होता है? कनव, पहले फॉरवर्ड बाद में रिवर्स नहीं। बेस इमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, बेस कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस। तो ये रहा इमिटर, ये रहा बेस, इसको कैसे करना है? फॉरवर्ड बायस में जोड़ना है। फॉरवर्ड बायस का मतलब किस पे हायर किस पे लोअर? पी पे हायर, एन पे लोअर। तो एक बैटरी जोड़ो जिसको पी पे हायर पोटेंशियल बनाने की कोशिश करो, एन पे लो पोटेंशियल बनाने की कोशिश करो, है ना? फॉरवर्ड बायसिंग मतलब पी पे हायर, एन पे लोअर। पी पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब प्लस, प्लस मतलब हायर, ऐसा याद रख सकते हो, है ना? एन नेगेटिव, नेगेटिव मतलब बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, तो फॉरवर्ड बायसिंग होगी। ठीक है, अच्छा, दूसरी तरफ क्या करना है? रिवर्स। रिवर्स के लिए अब एन को क्या करना पड़ेगा? उल्टा जोड़ना है ना, तो एन को हायर पे रखना पड़ेगा, तो बैटरी ऐसे जोड़ दी। अगर आपने ऐसा कुछ सर्किट बनाया जिसमें दोनों बैटरी का टर्मिनल बेस पर कॉमनली जुड़ा है, तो इसे क्या बोलते हैं? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस का मतलब बैटरीज का बेस की तरफ वायर कॉमन है, बैटरीज बेस की तरफ कॉमनली जुड़ी हुई है। कुछ बुझा? ठीक है, वेरी गुड। कॉमन इमीटर का मतलब क्या हो जाएगा अब? हाँ, इमीटर पे कॉमन हो जाएगी। चलो, थोड़ा चेंज के लिए मैंने थोड़ा ट्रांजिस्टर का डायग्राम अलग से अलग तरह से बना दिया। ठीक है, अब ये कौन सा ट्रांजिस्टर बनाया मैंने? पीएनपी। कैसे समझ पड़ा पीएनपी है? एरो की डायरेक्शन से। एरो की डायरेक्शन किधर से किधर होती है? सिर्फ आयुष बोलेगा। हाँ, एरो की डायरेक्शन इधर है, तो ये किस? पी एन, पी कौन सा है इसमें, एन कौन सा है? कैसे समझ में आएगा? कौन पी है? यहाँ पी है कि यहाँ पी है? वेरी गुड। यहाँ पी होगा, यहाँ एन होगा। कैसे समझ में आया? एरो की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है? पी टू एन। एरो की डायरेक्शन किधर होती है? पी टू एन। अच्छा, जिधर एरो है वो इमीटर, है ना? जिस ब्रांच में एरो है वो इमीटर, जिस ब्रांच में एरो है वो इमीटर। बीच का बेस तो अलग ही दिख जाता है आपको, और ऊपर। अब इसे कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। कॉमन इमीटर का मतलब क्या हो जाना चाहिए?
किसको कॉमन रखते हुए सर्किट बनाना है? तो इमीटर को कॉमन रखते हुए दो सेल जोड़ना है ना। एक सेल तो बेस और इमीटर के बीच में जोड़ना है, जोड़ दो। अब इमीटर को कॉमन रखते हुए दूसरा सेल लगाना है, तो कैसे लगा देंगे? इमीटर को कॉमन रखते हुए एक ही तरीका, ये लगाओ। इसके अलावा क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं, यही तरीका बचेगा। तो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन क्या कहलाता है? कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन क्या कहलाता है? बोलना चाहिए, बोलने से चीजें याद होती है ना। मैं तो बहुत बोल रहा हूँ, मुझे तो याद हो चुका है। ठीक है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है ये? कैसे समझ में आया कॉमन इमीटर? इमीटर की ब्रांच कॉमन है, दोनों बैटरी इमीटर पे कॉमनली जुड़ी है, तो ये क्या है? कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट वाला क्या बच रहा है? कॉमन कलेक्टर। तो उसमें किसको कॉमन रखेंगे? कलेक्टर को। ये कौन सा ट्रांजिस्टर बनाया मैंने, जल्दी से बोलो? एनपीएन, है ना। अच्छा, इसको फॉरवर्ड रिवर्स का भी ध्यान रखना पड़ता है ना। तो कलेक्टर को कॉमन रखते हुए बैटरी जोड़ दो, तो यहाँ पर बैटरी इस तरह से जुड़ जाएगी। और ये सही बनाया कि गलत बनाया? तुमने मेरे को बोला ही नहीं यार, ये तो गलत बना दिया मैंने। हाँ, ये फॉरवर्ड रिवर्स का ध्यान ही नहीं रखा मैंने, तुमने बोला भी नहीं मेरे को। हाँ, आप देखो मैंने पी, ये बेस और इमीटर जंक्शन क्या फॉरवर्ड बायस में रखा है मैंने? रिवर्स हो गया, तो आप मेरे को बोले नहीं, तो गलत कर दिया। हाँ, ध्यान ही नहीं देते हो मतलब। और ये क्या हुआ? कलेक्टर पी टर्मिनल है, उसको हाई पे रखना चाहिए, लो पे रखना चाहिए? लो पे रखना चाहिए, तो यहाँ बैटरी ऐसी जुड़ेगी। ठीक है, समझ में आई बात? अब सही हो गया क्या ये बीच वाला? चलो, तो अब ये मैंने तीनों एक्टिव मोड में तीन तरह से ट्रांजिस्टर को जोड़ के रखा है। तीन कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, मैंने बताया। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है सर्किट में कनेक्ट करने का तरीका अलग है। क्लियर? चलो नोट करिए तीन कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर जल्दी से। थर्ड वाला कॉमन कलेक्टर। हाँ, तुम बोल भी नहीं रहे हो, ये सही बात है। ये भी मैंने गलत बनाया। अब होगा है कॉमन कलेक्टर। बिल्कुल सही, है ना। अब सही हुआ है वो, देखो दिख रहा है कलेक्टर वाली ब्रांच पे दोनों बैटरी का एक टर्मिनल कॉमन जुड़ा है ना। और बाइसिंग सही हुई कि नहीं वो भी चेक कर लेते। एरो की डायरेक्शन होती है P2N, तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। देखो मैंने यहाँ कलेक्टर को हाई पोटेंशियल पे रखा है और बेस को लो पे रखा है। तो बेस कलेक्टर जंक्शन में मैंने एन को हाई, पी पे लो, तो ये रिवर्स बाइसिंग हो गई क्या? बेस कलेक्टर को रिवर्स बाइसिंग रखना चाहता हूँ ना, तो हो गई क्या रिवर्स बाइसिंग? यस। ठीक है। और यहाँ इमीटर बेस जंक्शन में मुझे बेस के कंपेयर में इमीटर को लो पे रखना है, तो यहाँ देखो बैटरी ऐसी जोड़ी है अपन ने, है ना। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे जुड़ा हुआ है एन पे, तो सही है। ये रिवर्स बाइसिंग हो जाएगी अगर ये वाली बैटरी का ईएमएफ इससे ज्यादा हो जाए। ठीक है। ये बैटरी किस किस के बीच में जुड़ी है? कलेक्टर और इमीटर के बीच में जुड़ी है। इस बैटरी को बोल दो VCE, इस बैटरी को बोल दो VCP। और अगर VCE ज्यादा हुआ VCP से, तो इंश्योर हो जाएगा कि यहाँ पर P हायर पे है एंड लोअर पर। सही है ना। हमको ये इंश्योर करना है कि P हायर पोटेंशियल पर है, तो यहाँ ड्रॉप उतनी मत करो, यहाँ ज्यादा ड्रॉप कर दो। यहाँ पे मान लो 4 वोल्ट की ड्रॉप हुई, तो यहाँ मान लो 10 वोल्ट की ड्रॉप कर दी फॉर एन एग्जाम्पल। तो यहाँ से यहाँ टोटल 6 वोल्ट की ड्रॉप हो रही है, मतलब हायर पोटेंशियल हो गया P एन के कंपेयर में। ठीक है, चलो तो नोट करो सबसे पहले तो कॉन्फ़िगरेशन। ऑनलाइन में सबको क्लियर है क्या? इसमें कोई डाउट? तीनों कॉन्फ़िगरेशन अब क्लियर? देखो बाइसिंग भी सही कर दी मैंने तीनों में। चलो, वेरी गुड। ट्रांजिस्टर्स को हम एम्पलीफायर जैसा यूज करेंगे, हम पढ़ेंगे आगे कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जैसा काम करता है ना। मैं इनफैक्ट कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में एम्पलीफायर बनता है बताऊंगा भी आपको। ठीक है, वहां हम ये देखेंगे कि एम्पलीफायर जब बनता है तो किन्हीं दो टर्मिनल के बीच हम इनपुट देते हैं और किन्हीं दो टर्मिनल से आउटपुट लेते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर बैटरी बेस और इमीटर के बीच में जुड़ी है,
बैटरी बेस और इमीटर के बीच में जुड़ी है ना, बेस और इमीटर के बीच में बैटरी जुड़ी है, तो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस इनपुट देने का काम कर रही है, और कलेक्टर और इमीटर के बीच में जो दूसरी बैटरी है, ये हो सकता है आप इस पोटेंशियल का आउटपुट बोल दो। ठीक है, उस हिसाब से यहाँ करंट और यहाँ के करंट को इनपुट आउटपुट नाम दिया जाता है ना। यहाँ जो करंट फ्लो कर रहे होते हैं अलग अलग ब्रांच में, उनको हम इनपुट आउटपुट कुछ नाम देते हैं। ठीक है, क्यों देते हैं वो आपको थोड़ा बाद में समझ में आएगा। जो मैं नाम दे रहा हूँ वो किसको इनपुट बोल रहा हूँ किसको आउटपुट बोल रहा हूँ वो बाद में समझ में आएगा आपको, जब अपन एम्पलीफायर समझ जाएंगे। ठीक है, अभी आपको बस सीधा सीधा बस याद कर लेना है ना। क्या याद करना है? सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो करंट इमीटर वाली ब्रांच में फ्लो करता है उसको हम बोलते हैं ये इनपुट है, और जो करंट कलेक्टर वाली ब्रांच में आता है इसको बोलते हैं आउटपुट है। इमीटर वाली ब्रांच का जो करंट है वो क्या कहलाता है? इनपुट। ये पूरी साइड ही इनपुट कहलाती है, तो ये इनपुट करंट है, तो ये करंट कौन सा है हमारा? आउटपुट। ठीक है, ये चीज समझ में आई? चलो, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में देखे, अच्छा जो ब्रांच कॉमन है उसको कुछ नहीं बोलते। जैसे यहाँ पर बेस वाली ब्रांच कॉमन है, तो बेस वाले करंट को कुछ भी नहीं कहा हमने, उसके करंट को इनपुट आउटपुट कुछ भी नहीं कहा, है ना। अब यहाँ कौन कॉमन है? तो इमीटर में जो करंट है उसको कुछ स्पेशल नाम नहीं है, लेकिन बेस में जो करंट होता है, ठीक है, और यहाँ जो कलेक्टर में करंट है उनके नाम है। बेस का करंट यहाँ पर है इनपुट, जो कलेक्टर का करंट है वो क्या कहलाता है? आउटपुट। ठीक है, ये आपको थोड़ा मेहनत का काम है आपके लिए, किसको इनपुट किसका आउटपुट बोलते हैं आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। ये आपके लिए थोड़ा मेहनत का काम है। लास्ट बचता हमारा कॉमन कलेक्टर। कलेक्टर अब क्योंकि कॉमन ब्रांच है तो कलेक्टर के करंट को कुछ भी नहीं कहेंगे, बेस को इनपुट कह देंगे हम, और इमीटर को आउटपुट। इमीटर का आउटपुट, ये हो गया हमारे पास इनपुट, और ये हो गया हमारे पास आउटपुट। तो आप ऐसा याद रख सकते हो कि जो कॉमन ब्रांच है उसको कुछ नहीं बोलना है, और जब बेस इन्वॉल्व हो तो बेस के करंट को अपन हमेशा बोलते हैं इनपुट, बेस के अलावा दूसरा आउटपुट हो जाता है। जैसे यहाँ पर इमीटर जब कॉमन है तो कलेक्टर के करंट को आउटपुट बोल देंगे, बेस को इनपुट, है ना। यहाँ बेस को इनपुट ही कहा है, जो दूसरा बचा हुआ करंट है कलेक्ट इमीटर का उसको आउटपुट बोल दिया। समझ रही बात? अगर बेस करंट इन्वॉल्व है तो फिर आउटपुट दूसरा वाला करंट हो जाएगा और बेस इनपुट। लेकिन कलेक्टर और इमीटर की बात करें तो इमीटर को इनपुट और कलेक्टर को आउटपुट। अब ऐसा क्यों बोलते हैं ये समझने के लिए ना आपको पूरा एम्पलीफायर जब बनता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का, कॉमन इमीटर का, कॉमन कलेक्टर का, वो सब समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों कहा गया है इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, शांति रखना पड़ेगा। चलो, किसको इनपुट किसको आउटपुट बोला, ये क्लियर अच्छे से? वेरी गुड। नाउ वी डिफाइन अ टर्म कॉल्ड करंट गेन। हम एक टर्म डिफाइन करते हैं करंट गेन। क्या डिफाइन करते हैं? करंट गेन। मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ उसको, करंट गेन, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर कितना अच्छा है या क्या काम कर रहा है इसका एक मेजर करने का एक तरीका होता है उसकी करंट गेन मेजर करना, है ना। ट्रांजिस्टर की करंट गेन जनरली लिखी रहती है ट्रांजिस्टर पर, या हमको कई बार एक्सपेरिमेंटली पता भी करना पड़ती है। ठीक है, जैसे क्वेश्चंस हमारे पास जब आते हैं तो हमको कई बार दे देते हैं कि इस ट्रांजिस्टर की करंट गेन ये है, तो करंट गेन देते हैं तो उस ट्रांजिस्टर का कुछ खास पैरामीटर दे देते हैं अपन को, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं अपन, है ना। अब करंट गेन का मीनिंग क्या होता है पहले तो ये समझते हैं अपन। करंट गेन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू इनपुट करंट। आउटपुट करंट टू इनपुट करंट मतलब देखो यहाँ अगर वर्किंग में ध्यान से देखो तो मैंने आपको बताया था ना कि इमीटर और बेस कलेक्टर करंट का क्या रिलेशन है, तो एग्जैक्टली रिलेशन समझा देती करंट गेन हमको। मैंने आपको बोला था बेस करंट इज अराउंड 5%, तो अराउंड जो फैक्टर था ना वो कितना है, कितना अच्छे से ट्रांजिस्टर बनाया हुआ है वो पता चल जाता है, उसकी करंट गेन पता कर चल जाएगा। करंट गेन से हमें करंट का रेशियो मिल जाएगा, तो रेशियो से समझ में आ जाएगा कि भाई इनपुट से इमीटर से जितना करंट गया था उसका कितना हिस्सा बेस में जा रहा है कितना कलेक्टर में जा रहा है। समझ में आ रही बात? ठीक है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन
में करंट गेन। अब आउटपुट और इनपुट करंट अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के अलग अलग होते हैं, तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मतलब होता है आउटपुट करंट मतलब आईसी अपॉन इनपुट करंट मतलब आई। अल्फा क्या है? अल्फा इज रिप्रेजेंटेशन फॉर करंट गेन ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो करंट गेन होती है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से। व्हाट इज अल्फा? बोलो। करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज अल्फा? करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज अल्फा? करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज अल्फा? करंट गेन है किसमें? कॉमन बेस की, है ना। कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन की करंट गेन को रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। बीटा हो जाएगा आउटपुट करंट मतलब आईसी अपॉन इनपुट करंट मतलब आईबी। लास्ट सर्किट जो बचा अल्फा बीटा है, तो आखिरी क्या होगा? है ना, अल्फा बीटा गामा जनरली यूज करते हैं ना अपन लोग। गामा, अब गामा का मतलब क्या हो जाएगा? आउटपुट करंट आई और इनपुट करंट आईबी। तो करंट गेन का मतलब क्या हो गया? रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू इनपुट करंट। इससे क्या समझ में आता है करंट गेन से? कितना इफेक्टिव ट्रांजिस्टर है, या भाई इनपुट करंट का कितना हिस्सा कलेक्टर में गया है, ये कुछ मिल जाता है अपन को। एक इन्फॉर्मेशन देने का तरीका होता है ट्रांजिस्टर के बारे में। ठीक है। अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन की करंट गेन को अलग अलग लेटर से रिप्रेजेंट करा। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की करंट गेन को कैसे रिप्रेजेंट करा? कॉमन इमिटर की, कॉमन कलेक्टर की गामा, है ना। अल्फा बीटा गामा ऑर्डर में याद रहेगा, बहुत आसान है। ठीक है। डेफिनेशन समझ में आई अच्छे से? चलो अब थोड़ी सी चीज और ध्यान से देखो यहाँ पर। ये इमिटर और कलेक्टर करंट तो नियरली इक्वल होते थे ना, लेकिन कलेक्टर करंट इमिटर से तो थोड़ा कम होगा ना, क्योंकि इमिटर करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो कलेक्टर करंट इज अ पार्ट ऑफ इमिटर करंट। तो अल्फा की वैल्यू के बारे में क्या विचार है आपका? वन से छोटी होगी लेकिन क्लोज टू वन होगी, है ना, क्योंकि ये इमिटर और कलेक्टर करंट नियरली। तो हमें क्या समझ में आया यहाँ पे? अल्फा इज नियरली इक्वल टू वन, बट अल्फा इज लेस देन वन। तो अल्फा की वैल्यू कैसी होती है? 0.99, 0.98, ऐसी कुछ वैल्यू आती है। एक के क्लोज लेकिन एक से छोटी। 0.97, 0.98, 0.99 ऐसी कुछ वैल्यू दी जाती है नॉर्मली अल्फा की। मीनिंग समझ में आया? चलो अब बात करें बीटा की। बीटा की बात करें तो ये बेस का करंट तो बहुत कम होता था ना, कलेक्टर के करंट से तो बहुत कम होता था ना। याद करो, मैंने बोला था ना यहाँ पे बेस करंट इज अराउंड 5% ऑफ इमिटर करंट, ये दोनों लगभग बराबर है। तो ये बहुत वैल्यू बड़ी आएगी। तो बीटा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन वन। बीटा की वैल्यू अलग अलग होती है, ट्रांजिस्टर के लिए बड़ी वैल्यू होती है, 50, 100, 200, ऐसी वैल्यू आती है, 150, ऐसा बड़ा नंबर होता है बीटा। तो समझ में आया? ठीक है। गामा, ये भी बड़ा होगा, और ये इनफेक्ट बीटा से भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि भाई इमीटर का करंट कलेक्टर से भी तो बड़ा होता है ना। तो गामा जो होता है वो बीटा से भी बड़ा होता है। गामा इज इनफेक्ट ग्रेटर देन बीटा, और बीटा खुद एक से बहुत बड़ा था, है ना। अच्छा, ये तीनों करंट का तो आपस में रिलेशन है ना, इमीटर बेस्ड करंट का कलेक्टर करंट का आपस में रिलेशन है, तो इन करंट गेन का भी आपस में रिलेशन है। ये इंडिपेंडेंट थोड़ी है कोई, ये भी तो आपस में रिलेटेड होगी। चलो क्या रिलेशन है देखिए अगर अपन, तो बताओ जरा बेस के जरा बीटा और गामा को देखो, दोनों में नीचे आईबी है, तो इस इक्वेशन को आईबी से डिवाइड कर दो, क्या आएगा बताओ? इक्वेशन को आईबी से डिवाइड कर दो, डिवाइड दिस इक्वेशन बाय आईबी, क्या मिलेगा जल्दी से बताओ? इमीटर का करंट अपॉन बेस का करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस आईसी बाय आईबी, ये लिखूंगा ना। ये जरा देखो क्या है, ये क्या है? गामा। और ये क्या है? बीटा। तो बीटा और गामा का रिलेशन आ गया। क्या रिलेशन आया? गामा इज, तो बीटा से कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता गामा, एक यूनिट बड़ा होता है बस, है ना। यूनिट नंबर वन से बड़ा होता है बस। जैसे बीटा मान लीजिए 100 दिया, तो गामा क्या हो जाएगा? 101, 100। तो समझ में आई बात? तो अल्फा और बीटा का, सॉरी, बीटा और गामा का रिलेशन आया। अल्फा और बीटा का रिलेशन निकालना हो तो, अल्फा और बीटा का रिलेशन निकालना तो देखो दोनों में आईसी है ना, तो आईसी से डिवाइड कर दो इस इक्वेशन को। जो हमारी पहली इक्वेशन थी इसको आईसी से डिवाइड कर दो। बोलो, आईसी से डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा? आई ई अपॉन आई सी
इक्वल टू आई बी अपॉन आई सी प्लस ये आई सी अपॉन आई ई। देखो ये तो उल्टा लिखा है ना इसका, उधर किसका उल्टा है ये 1/α लिखा है। 1/α इक्वल टू क्या हो रहा है, 1/β+1। थोड़ा सा इसको अरेंज करो, क्या मिल जाएगा, अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन β+1। दिख रहा है क्या? और वो 1 को इधर लेके आ जाओ अगर, और अरेंज करो तो क्या मिलेगा, बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 - अल्फा। अल्फा -1 नहीं, 1 - अल्फा है ना। चेक कर लो आ रहा है कि नहीं। चलो तो ये आ गया अल्फा बीटा गामा के रिलेशन आपस में। तो कोई भी एक दे दिया ना अगर आपको अल्फा बीटा गामा से, अल्फा बीटा गामा में से, तो बाकी दोनों निकल जाएंगे, है ना। तो आपको ट्रांजिस्टर का कोई एक करंट गेन देते हैं क्वेश्चन में जनरली, या तो अल्फा दे देंगे या बीटा दे देंगे या गामा दे देंगे, जिसकी जरूरत हो आप खुद ढूंढ सकते हो। ढूंढ लोगे? चलो नोट करो ये सब, और देखो समझो क्या दिक्कत है, बताओ क्या पढ़ा हमने, क्या समझ में आया, क्या समझ नहीं आया, बताइए जल्दी से। नहीं मैं सबको सब क्लियर है क्या, है किसी को कोई डाउट? तो अभी मेरी बात चल रही थी ऑफलाइन के बच्चों से, तो मैं इनको यही बोल रहा था कि जेई मेंस के, मतलब मैं मेरा पर्सनल जो व्यू है वो बता रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा, आपको जो करना है, ठीक है।
मेरा सजेशन ये रहेगा कि जेई मेंस के 2021 2020 के जो रिसेंट ईयर के पेपर है वो आप मत सॉल्व करिएगा खुद से। आप चैप्टर वाइज करके मत करिएगा इन पेपर्स को। अगर आपको पेपर कभी भी कोई सॉल्व करना है तो उसको पूरा पेपर जैसे ही सॉल्व करना चाहिए। ठीक है। तो जेई मेंस में खूब पेपर हुए अभी रिसेंट ईयर्स में, है ना। जो यहाँ से आपको मटेरियल देंगे जैसा बोलेंगे आप वैसे ही करिएगा। ठीक है। कभी भी पेपर को चैप्टर वाइज तोड़ना ही नहीं चाहिए। मैं तो इसके तो बहुत खिलाफ ही रहता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि पेपर का जो पूरा फ्लेवर होता है ना, तीनों सब्जेक्ट मिलाकर, भाई तीन सब्जेक्ट मिलाकर कोई एक आध टफ आएगा, कोई एक आध इजी आएगा। अब वो जब आप साथ में करोगे तो आपको समझ में आती है। आप अकेले अकेले चैप्टर वाइज जब क्वेश्चन करने लगोगे तो जो आपको पेपर में ट्विस्ट क्रिएट होते हैं वो सब फील ही नहीं होंगे आपको। समझे। और अल्टीमेटली आपको तीनों सब्जेक्ट साथ में एक पेपर देना है। जब आप चैप्टर वाइज तोड़ तोड़ के क्वेश्चन कर लोगे ना, तो हो सकता है कोई चैप्टर आपका स्ट्रांग हो जाए, बट पूरा पेपर स्ट्रांग नहीं होगा कभी। समझ में आई बात। ठीक है। तो रिसेंट ईयर के पेपर्स तो आप लोग खुद से मत करना, या करना भी हो तो पूरा पेपर करना, चैप्टर वाइज तोड़ के मत करना कभी। पहली चीज समझ में आई, है ना। करो तो पूरा पेपर सॉल्व करो। हम लोग सोच रहे हैं कि आपके, अभी प्लानिंग में है हमारा कि आपके खूब सारे पेपर जो लेंगे उसमें प्रीवियस ईयर पेपर को भी हम बीच में इंक्लूड कर ले, है ना। वो आपकी इच्छा रहेगी, आपको देना है, मतलब आपको टाइमलाइन दे देंगे भाई, इस समय से आप चाहोगे तो हम यहाँ ऑनलाइन कंडक्ट करा लेंगे प्रीवियस ईयर पेपर एक्सरसाइज। और भी पेपर होंगे आपके। आपके अब इतने पेपर होते हैं ना एलएन में, क्या बच्चा थक जाता है। ठीक है। जनरली एलएन में पेपर इतने ही होते हैं कि बच्चा थक जाता है। तो स्कोर पेपर चालू हो जाएंगे, है ना। जब यहाँ पे नॉर्मल पेपर अपना सिलेबस पूरा हो जाएगा, नॉर्मल पेपर खत्म होंगे, तो स्कोर पेपर स्टार्ट होंगे। स्कोर में हम लोग प्री स्कोर भी लेते हैं। प्री स्कोर मतलब जो स्कोर पेपर का सिलेबस है उसके जैसा एक पेपर बनाते हैं उसी लेवल का। स्कोर पेपर पूरे ऑल इंडिया सेंटर पे होता है, तो हमारे सेंटर के बच्चों के लिए हम प्री स्कोर बना देते हैं कि स्कोर पेपर के जैसा फ्लेवर आप देख लो पहले एक बार। ठीक है। ताकि आपका जैसे प्री बोर्ड होता है ना कुछ वैसा। ठीक है। हाँ। तो मतलब हमारे यहाँ के पेपर का भी प्री पेपर बना देते हैं, तो मतलब इतने पेपर हो जाते हैं ना आपके कि आप थक जाओगे, लेकिन पेपर खूब होंगे। और उसमें इस साल हम और ये सोच रहे हैं कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर को भी हम आपको देने का मौका दे प्रॉपर सीटिंग में, मतलब कि आप घर पे ऑनलाइन दे पाओ ऐसा। ठीक है। सब कॉम्पीट करके दे पाए, है ना। तो आप लोग खुद से मत करना, और जितने पेपर यहाँ होते हैं कंपलसरी करना। हमने देखा है बच्चे जनरली, है ना, जैसे अभी तो फिर भी थोड़ा सा बच्चों का मूड रहता है बोर्ड वोर्ड तक, तो उसके बाद जैसे जैसे एग्जाम पास आती है तो बच्चे पता नहीं क्यों ना पेपर देना बंद कर देते हैं। स्कोर पेपर हमने देखा है कि टफ आते हैं तो बच्चे देते ही नहीं है, जबकि ये नहीं समझ रहे कि टफ पेपर हैंडल करने की एबिलिटी उसको सॉल्व करके होगी। जब तक आप टफ क्वेश्चंस हैंडल नहीं करोगे तो आपको एबिलिटी कैसे डेवलप होगी आप में उस पेपर को हैंडल करने की, है ना। क्लास में हम टफ कराने लग जाए तो बच्चे उखड़ जाते हैं, मतलब बच्चों को लगता है अरे यार सर तो कुछ भी करा रहे हैं। आप ये समझते ही नहीं हो कि हम यहाँ कराएंगे नहीं तो आपको एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है। तो आप सबको अब, क्योंकि अभी तो आप सब प्रेजेंट हो सुन रहे हो, तो सबको ही बोल रहा हूँ कि जितने पेपर हो, अब जब तक एग्जाम नहीं होती जेई एडवांस तक की, जब तक यहाँ का एक एक पेपर आपको देना चाहिए। बात समझ में आई, है ना। और जो बच्चा नहीं दे रहा है मेरे हिसाब से तो मूर्ख है। ठीक है। मतलब इतना बढ़िया आपके लिए पेपर बनाए जाते हैं स्कोर के, इतना आपके लिए मेहनत करी जाती है और आप उसका फायदा नहीं उठाते हो। ठीक है। चलो, ये एलएन के पेपर देने के लिए बाहर के बच्चे फीस देके अलग से डीएलपी लेते हैं, और आपने तो इसकी दी है ऑलरेडी, और आप खुद इसका फायदा नहीं उठाओगे, तो मतलब बड़ी बेवकूफी करते हैं बच्चे जो देते नहीं पेपर। ठीक है। तो पेपर कितना भी टफ हो, आपको उसको अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस के लिए आपको देना चाहिए, है ना। टेम्परामेंट डेवलप होता है पेपर दे दे के, है ना। अच्छा, मार्क्स नहीं देखना है, ये नहीं सोचना है कि मार्क्स कितने आ रहे हैं। आपको ये सोचना है कि मैं पेपर में और ज्यादा कैसे लेके आऊं, ये सोचना है। आपको मार्क्स बस ये कैलकुलेट करना है कि मेरे अगर 100 मार्क्स आए तो अगली बार 120 कैसे लेके आऊं, अगर 200 आए तो अगली बार 220 कैसे लेके आऊं। मान लो 300 मार्क्स का पेपर है, आपके 300 आ गए, तो अगली बार आपको सोचना है कि नेक्स्ट टाइम भी 300 आना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। आपको अपना बेस्ट देना है, बस खुद से कंपटीशन करो। पॉइंट समझे। ना तो दूसरे को देखो कि उसके कितने नंबर आ रहे,
है ना, खुद से कंपटीशन करो। आप अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी करके देखो, खुद को गैच करो कि क्या कर पा रहे हो, कितना स्कोर लेके आ पा रहे हो। क्लियर? ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं आपको गाइड करना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग एंड टाइम तक, आखिरी टाइम तक अच्छे से मेहनत करते रहो। ठीक, चलो देखते हैं कि आप सब में से कितने बच्चे इस चीज को फॉलो करते हैं, है ना। अच्छा, इस संडे को विक्ट्री सेलिब्रेशन हुआ था, पता है आपको? विक्ट्री सेलिब्रेशन में क्या होता है, जो बच्चे सब सिलेक्ट होते हैं वो मिलते हैं, है ना। तो आप सबको विक्ट्री सेलिब्रेशन में देखना चाहूंगा मैं। ठीक है, ऑफलाइन में जो है, और जो बच्चा ऑनलाइन में घर पे, वो भी आइएगा। तो वो आने के लिए आपको, हाँ, चलो वापस आ जाओ पढ़ाई पे। सिलेबस ही खत्म नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा ऐसा। ठीक है, करते आगे अपन। अभी अपन ने क्या पढ़ा, क्या पढ़ा अपन ने अभी? करंट गेन। हमने अभी क्या पढ़ा? करंट गेन। करंट गेन का मतलब पढ़ा, करंट गेन्स के आपस में रिलेशन पढ़ लिए। ये करंट गेन का रिलेशन बहुत पसंद है जेई मेंस को, इस पे देखना उठा के तुम, अगर क्वेश्चंस देखोगे तो मिलेंगे तुमको इस पे, काफी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं इस पे, है ना। अच्छा, अब ये जो मैंने करंट्स का रेशो लिया ना यहाँ पे, ये आईसी अपॉन आई, अगर मान लो मैं चेंजेस क्रिएट कर रहा हूँ, मान लो मैंने थोड़ा सा चेंज करा एमिटर करंट में, उससे करस्पॉन्डिंग चेंज जो हुआ कलेक्टर करंट का, चेंजेस का रेशो लिया, तो उस रेशो को बोलते हैं एसी करंट गेन। क्या बोलते हैं? एसी करंट गेन। तो एसी करंट गेन, जैसे अल्फा एसी लिखना चाहूँ अगर मैं, तो अल्फा एसी क्या हो जाएगा? डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आई। चेंजेस का रेशियो लेके अगर हम करंट गेन डिफाइन करते हैं तो उसे बोलते हैं एसी करंट गेन। और उस हिसाब से इसको क्या बोल देना चाहिए? डीसी करंट गेन। ये वाली कौन सी करंट गेन है, और वो कौन सी करंट गेन हो जाएगी? एसी करंट गेन, है ना। अगर आपने किसी वजह से यहाँ पे करंट को चेंज करवाया, आपने बैटरी का पोटेंशियल चेंज करा, कुछ भी हुआ, जैसे ये करंट में थोड़ा सा चेंज हुआ, उससे इस करंट में चेंज हुआ, तो इन चेंजेस के रेशियो से अपन डिफाइन क्या करते हैं? एसी करंट गेन। सबको क्लियर है ना? नोट कर लो ये एसी करंट गेन का मतलब क्या है। लिख लो खुद के हिसाब से। एसी करंट गेन का मतलब क्या हो जाएगा? चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट करंट। हाँ, उसको एसी करंट गेन बोलते हैं। चेंज, अल्टरनेटिंग करंट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बोलने का नाम है वो। आपको देखो, कई चीजें का मीनिंग तब समझ में आएगा जब चैप्टर को, इस सारी चीज को फुल्ली पढ़ेंगे। और फुल्ली केवल इंजीनियरिंग में जाके पढ़ोगे आप, यहाँ सब इंट्रोडक्शन है ना। है ना, तो कुछ चीजें होती है जो मैं अभी ज्यादा नहीं बता सकता, अपने सिलेबस से बाहर की। स्मॉल सिग्नल करंट गेन भी बोलते हैं इसको। अब स्मॉल सिग्नल क्या होता है, तो बहुत सारी डेप्थ की चीजें इंजीनियरिंग में आता है टॉपिक वैसे तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। तो अपन ने करंट गेन पढ़ लिया। अब कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन हमारे मेनली कोर्स में है ये, बाकी तो कॉन्फ़िगरेशन कोर्स में नहीं है, इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। तो कई कई किताबों में आपको मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत पुरानी किताबों में, लेकिन अब ये सिलेबस से हट चुका है। मतलब अब तो पूरा ट्रांजिस्टर ही हट चुका है। ठीक है, लेकिन उससे पहले तीनों तरह के कॉन्फ़िगरेशन सिलेबस में थे, 10 साल पहले, 10-15 साल पहले समथिंग। फिर 7-8 साल पहले, बाकी 7-8 नहीं, करीब करीब 10 साल पहले, 15 साल पहले तीनों थे, 10 साल पहले तीनों हट गए, और अब तो ट्रांजिस्टर भी हट गया है। ठीक है, चलो तो अब कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। जो बच्चे स्कूल बोर्ड्स पे ध्यान देना चाहते हैं, सिर्फ जेई मेंस का कोई नहीं चाहते देखना, तो उनके लिए अब ट्रांजिस्टर की कोई जरूरत नहीं पड़ने की। जिसको जेई मेन में ध्यान देना है, जेई मेंस में सिलेक्ट होना है, उसके लिए ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हैं। हाँ, तो कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन को हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में स्टडी करना है। हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि पोटेंशियल और करंट का क्या रिलेशन होता है। ठीक है, क्या ग्राफ्स बनते हैं। तो लिखिए हेडिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीई कॉन्फ़िगरेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीई कॉन्फ़िगरेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीई कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने के लिए हम करंट और पोटेंशियल को अल्टर करेंगे, चेंज करेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है।
तो देखने के लिए एमीटर लगाना पड़ेगा करंट मेजर करने के लिए, वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, है ना। यहाँ पर एक वेरिएबल बैटरी लगा देंगे ताकि हम पोटेंशियल को चेंज कर पाए। फिर इधर सिमिलरली एक एमीटर लगा दिया करंट को मेजर करने के लिए, एक वेरिएबल बैटरी लगा दी। तो देखो मैंने कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में सर्किट बनाया है। ठीक है, कौन सा ट्रांजिस्टर हो रहा है, ये एरो की डायरेक्शन P2N होती है, ये NPN ट्रांजिस्टर बना लिया। ठीक है, ये हमारी ब्रांच हो गई मीटर वाली, ये वाला पॉइंट मीटर का, ये वाला पॉइंट कलेक्टर का, ये वाला बेस का। बेस वाली ब्रांच में जो करंट है उसको नॉर्मली IB से रिप्रेजेंट करा जाता है। ये बैटरी ये बैटरी लगी बेस की तरफ, इसलिए इसको VBB बोल देते हैं लोग। ये वोल्ट मीटर लगा है बेस और मीटर के बीच में, इसलिए ये जो मेजर करेगा उसको VBE बोलेंगे। ठीक है, यहाँ कोई रेजिस्टेंस अगर होता, यहाँ कोई बेस के टर्मिनल में रेजिस्टेंस जुड़ा होता तो उसको लोग RB बोलते हैं। अगर अभी तो मैंने बनाया नहीं, हाँ मान लीजिए बना देता हूँ, मैं एक रेजिस्टेंस जोड़ देता हूँ कलेक्टर वाली ब्रांच में, तो उसको RC से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैंडर्ड तरीका यही है कि कलेक्टर में जुड़ा हुआ रेजिस्टर RC। ठीक है, जो बैटरी कलेक्टर की तरफ जुड़ी रहती है उसको VCC कहा जाता है। और वोल्ट मीटर जो कलेक्टर और इमीटर के बीच में लगा है वो क्या मेजर करेगा, VCE। क्या मेजर करेगा, VCE। ये VCE वोल्ट मीटर के लिए लिखा है मैंने। ठीक है, कलेक्टर वाली ब्रांच में जो करंट फ्लो के जा रहा है उसको क्या नाम देंगे, IC, है ना। ये सब अपने नाम वाम दे दिए चीजों को। ठीक है, अब सबसे पहले हम बनाने वाले हैं बेस, और बेस में जो पोटेंशियल डिफरेंस VBE क्रिएट हुआ था इनके बीच का ग्राफ। तो इस वाली साइड को बुलाया था इनपुट साइड, है ना। बेस वाले करंट को याद करो, इनपुट करंट बोला था, तो ये हमारी इनपुट साइड है। ठीक है, तो हम अगर इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाए उसे बोलेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोलेंगे, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। किसके बीच में ग्राफ बना रहा हूं मैं, बेस के बीच में, बेस के करंट और VBE के बीच में। VBE को बोला जाएगा इनपुट पोटेंशियल डिफरेंस, इनपुट पोटेंशियल डिफरेंस। सिमिलरली ये बेस का करंट क्या हो जाएगा, इनपुट करंट, और इनके बीच में ग्राफ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बेस और VBE, VBE का मतलब क्या था, बेस और इमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस। तो ट्रांजिस्टर में अपन ने अभी वर्किंग पढ़ी थी, बेस और इमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस करता क्या था, उसे फॉरवर्ड बायस में रखने का काम करता था, जिससे इमीटर से चार्ज के एलिमेंट के बेस में जाते थे, बेस के चार्ज के एलिमेंट के इमीटर में आते थे। डायोड जैसे तो काम हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक भी वही बनती है, होता भी बिल्कुल डायोड जैसा काम है, तो कैरेक्टरिस्टिक भी वही बनती है, एग्जैक्टली डायोड कैरेक्टरिस्टिक बनती है। इनफैक्ट अगर आप सिलिकॉन से ही ट्रांजिस्टर बनाओ तो सिलिकॉन डायोड में जो कट ऑफ आता है ना, वही वाला कट ऑफ यहाँ भी आता है, 0.7 वोल्ट, जिसको अपन कट ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं। मैं यहाँ V कट ऑफ लिखता हूँ, और इसकी वैल्यू 0.7 होती है फॉर 0.7 वोल्ट होती है फॉर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। सिलिकॉन के ट्रांजिस्टर के लिए इसकी वैल्यू 0.7 ही होती है। बाकी क्वेश्चन में जैसा ट्रांजिस्टर दिया है वैसा यूज करना। नॉर्मली सिलिकॉन ट्रांजिस्टर देते हैं तो नॉर्मली 0.7 वोल्ट देते हैं। ठीक है, एक फर्क है यहाँ, भाई जो इमीटर के चार्ज कैरियर इमिट होते हैं वो सब बेस में थोड़ी रुकते हैं, बेस में तो बहुत माइन्यूट सा करंट होता है ना। तो यहाँ जो करंट का ऑर्डर होगा बेस में वो बहुत कम होगा, ये टेंस ऑफ माइक्रो एम्पेयर का ऑर्डर होता है यहाँ पे। कितना होता है, टेंस ऑफ माइक्रो एम्पेयर, मतलब 10⁻⁵ एम्पेयर के ऑर्डर का करंट है। करंट किस ऑर्डर का है, हाँ जैसे हो सकता है कि 10 माइक्रो एम्पेयर, यहाँ 20, यहाँ 30, 40, 50, 10, 20, 30 माइक्रो एम्पेयर टाइप का करंट होता है। तो यहाँ करंट बहुत कम ऑर्डर का होता है। रीजन बिंग, क्योंकि इमीटर से जो चार्ज कैरियर इमिट होते हैं वो तो कलेक्टर ले जाता है, बेस में तो बहुत कम चार्ज कैरियर बचते हैं, तो बेस करंट ही बहुत कम होता है। बताया था ना आपको, बेस करंट इज वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द इमीटर करंट। ठीक है, तो बस करंट कम बताना है हमको, बाकी डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, ये बनाते समय हमने इधर का पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रखा है। जब इधर का ग्राफ देख रहे हैं इनपुट की चीजों का, तो आउटपुट को कांस्टेंट, इधर की चीजों को कांस्टेंट रखा है। ये बनाते समय मैंने VCE को कांस्टेंट रखा है। ये ग्राफ बनाते समय क्या करा है, VCE इज कांस्टेंट, VCE इज कांस्टेंट। ठीक है, नोट कर लीजिए। कहीं कोई इसमें डाउट हो तो बताइए। ये ग्राफ ऐसा क्यों बना, बिकॉज
बेस इमिटर में बिल्कुल डायोड जैसी वर्किंग होती है, तो डायोड कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है। अब हम बनाएंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वीसीई। वीसीई कलेक्टर और इमीटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वीसीई, एंड कलेक्टर वाली ब्रांच में जो करंट है आईसी, है ना, इनके बीच का ग्राफ बनाएंगे। कलेक्टर वाली ब्रांच का करंट आईसी और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर। तो इधर की तरफ जो चीजें है वो आउटपुट वाली चीज है। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाला करंट आउटपुट करंट या आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस, और आईसी क्या है, आउटपुट करंट। आउटपुट करंट, आईसी इज आउटपुट करंट। ठीक है, चलो इनके बीच का जो ग्राफ होगा वो क्या कहलाएगा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। अब ये ग्राफ क्या होना चाहिए समझते हैं थोड़ा सा। VCE का काम क्या था, पहले तो ये सोचो। VCE इमीटर और कलेक्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। मान लो ये जीरो था, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, मान लो ये जीरो था, ठीक है। क्या ये जीरो है तो बेस और कलेक्टर रिवर्स बायस में हो रहे, सोचो, है ना। सोचो, मान लो इधर फॉरवर्ड बायसिंग कर रखी थी अपन ने, ये बनाते समय हमने उधर फॉरवर्ड बायसिंग कर रखी थी, है ना। VBE V कट ऑफ से पड़ा है तब अपन बना रहे हैं। VBE इज ग्रेटर देन V कट ऑफ, स्लाइटली ग्रेटर देन, नियरली इक्वल टू V कट ऑफ, नियरली इक्वल टू V कट ऑफ है। मतलब कि यहाँ पर है ना कट ऑफ से हायर पोटेंशियल है, कट ऑफ से हायर पोटेंशियल हो गया तो उससे क्या हो गया, कट ऑफ से हायर पोटेंशियल होगा तो उससे क्या होगा, ट्रांजिस्टर एनपीएन बनाया था ना मैंने, तो एनपीएन बना देता हूँ। यहाँ पे कट ऑफ से हायर पोटेंशियल था, ये मीटर, ये बेस, इनके बीच में कट ऑफ से हायर पोटेंशियल है, तो इससे क्या होगा, एन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर जाने लगेंगे, डिफ्यूज होके पी में, और पी के थोड़े बहुत जो होल्स थे वो एन में आने लगेंगे, यही होगा ना। ठीक है, ये हो रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब बेस में पहुंचते हैं तो बेस से कलेक्टर जाने के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, वहां पे रिवर्स बाइसिंग होना चाहिए, तभी होगा ना। जब बेस और कलेक्टर में रिवर्स बाइसिंग होगी तभी तो ये इलेक्ट्रॉन, अब क्योंकि मैंने एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाया है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिख रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन आए इमिटर से, जो इलेक्ट्रॉन आए इमिटर से, ठीक है, वो जाना चाहते हैं अगर कलेक्टर, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी कब होगी, जब एन हायर पोटेंशियल पे होगा, है ना। लेकिन अभी मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग में कहा से कर रहा हूँ, VC जीरो से, VC जीरो मतलब कलेक्टर और इमीटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो समझे, कलेक्टर और इमीटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। इमीटर और बेस के बीच में फॉरवर्ड बाइसिंग थी तो P हायर पे N लोअर पे, यहाँ इलेक्ट्रिकल डायरेक्शन P2N थी, तो तुमने पोटेंशियल डिफरेंस जीरो करा तो इधर भी P2N इलेक्ट्रिक बनानी पड़ेगी ना, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो मतलब ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हो गए, इमीटर और कलेक्टर, सही बात है क्या, है ना। इमीटर और कलेक्टर सेम पोटेंशियल पे होगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो जितना यहाँ बेस के कंपेयर में इमीटर लो पोटेंशियल पे होगा उतना ही बेस के कंपेयर में कलेक्टर भी लो पोटेंशियल पे हो गया। मतलब बेस हाई पे और कलेक्टर, तो क्या फॉरवर्ड बाइसिंग हो, यहाँ रिवर्स बाइसिंग हुई क्या, फॉरवर्ड हो रही है तो उल्टा हो गया, तो समझ में आया। अगर बेस और इमीटर एक ही पोटेंशियल पर है, गलत बोल दिया मैंने, इमीटर और कलेक्टर एक ही पोटेंशियल पर है और बेस और इमीटर के बीच में फॉरवर्ड बाइसिंग थी, तो इधर भी क्या हो गया, ये बात अच्छे से समझ में आई क्या, ठीक है। और इधर भी अगर फॉरवर्ड हो गई तो क्या ये इलेक्ट्रॉन वहां जा पाएंगे, नहीं, तो क्या कलेक्टर करंट कुछ आएगा, नहीं। तो स्टार्ट जब VC को जीरो से करेंगे तो कलेक्टर करंट भी कितना होगा तब, ये बात समझ में आई क्या, क्यों हुआ ऐसा, समझ में आ रहा है। क्योंकि जब VC जीरो तो यहाँ पर एक्चुअली फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई है, रिवर्स नहीं हुई है, फॉरवर्ड हुई है, इसलिए क्या हो गया, करंट जीरो आ गया, कोई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कलेक्टर की तरफ नहीं हो पाएगा। बात अच्छे से आई,
चलो वेरी गुड। ऑनलाइन में सबको आई बात ये समझ में? VCE को जीरो करते हैं तो करेक्ट यहाँ पे कलेक्टर करंट जीरो क्यों आता है? चलो बच्चों के मैसेज मेरे पास आ रही है, वेरी गुड। अब मान लो धीरे धीरे कलेक्टर का पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं, VCE को मैं बढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब बैटरी इस तरह से क्रिएट करने वाला हूँ, धीरे धीरे कलेक्टर को हाई पोटेंशियल पे लाने वाला हूँ। तो कलेक्टर का पोटेंशियल जैसे से बढ़ाऊंगा, एन पर हाई पोटेंशियल लगाते जाऊंगा, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी ना। जो पहले फॉरवर्ड वाइसिंग वजह से उल्टी थी, एक्चुअली वो धीरे धीरे पहले कम होगी, फिर उल्टी डायरेक्शन में बढ़ेगी। समझ में आई कुछ बात? हम जैसे जैसे यहाँ का हायर पोटेंशियल करेंगे, तो जब तक बेस के बराबर पोटेंशियल भी नहीं लाओगे इसको, तब तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही नहीं होगी यहाँ, है ना। एक्चुअली थोड़ी रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी प्रेजेंट होती है ना यहाँ पे, तो आपको एकदम बराबर पोटेंशियल भी नहीं करना पड़ता, हाँ थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है पोटेंशियल। जैसे ही थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ाते हो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है, रिवर्स बायस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, और जैसे ही वो आएगी तो करंट आने लग जाएगा। तो करंट जैसे ही थोड़ा थोड़ा तो पोटेंशियल बढ़ाते हो ना, वैसे ही करंट आने लग जाता है, वैसे ही करंट आने लग जाता है। तो करंट का ग्राफ कुछ यहाँ ऐसा बनता है, बहुत स्टीप हो जाता है, तेजी से करंट इंक्रीज करता है। तेजी से क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि जैसे जैसे यहाँ का पोटेंशियल बढ़ता है, रिवर्स बायसिंग होती जाती है, तो इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने वाले हो। एक बार सारे इलेक्ट्रॉन पुल कर लिया आपने, उसके बाद क्या होगा? करंट और बढ़ सकता है क्या? एमिटर से आने वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स को आप पुल कर ले रहे हो, तो आपको कलेक्टर में और करंट तो मिल नहीं सकता, तो फिर कलेक्टर करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट जैसा हो जाता है। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनता है ना। शुरुआत में ग्राफ स्टीपली इंक्रीज करता है, और स्टीप इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि इधर तो सेचुरेशन रीजन में था वो, इधर फॉरवर्ड बायसिंग ही नहीं हुई थी, है ना। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, रिवर्स बायसिंग ही नहीं हुई थी। एन पी के रिस्पेक्ट में अभी रिवर्स बायस में नहीं आया था। आपको ये बैटरी काफी बढ़ानी पड़ती है जब एन जाके पी के रिस्पेक्ट में नेगेटिव बायस पे आता है, हायर पोटेंशियल पे आता है। तो एक लिमिट के बाद जाके ही यहाँ पे रिवर्स बायसिंग होती है। रिवर्स बायसिंग मोड में देखोगे तो बहुत ही कम वेरिएशन दिखेगा आपको आईसी में, बहुत स्लाइट वेरिएशन दिखेगा आईसी में आपको विद वीसी। समझ में आया ग्राफ? चलो देखो ग्राफ को अच्छे से, कहीं कुछ इसमें दिक्कत है तो बताओ। शुरू में तो इनफैक्ट फॉरवर्ड बायसिंग हो गई थी कलेक्टर और बेस जंक्शन के बीच में, एन यहाँ पर पी हायर एन पे लोअर हो गया था जब अपने पोटेंशियल डिफरेंस जीरो करा था। तो स्टार्टिंग रीजन एक्चुअली सैचुरेशन था, एक्टिव रीजन तो आया ही बाद में। समझे? नोट करिए। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई हमने ट्रांजिस्टर की। नोट करिए जल्दी से। ट्रांजिस्टर की हमने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करी। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में जब कलेक्टर करंट को इमिटर के रिस्पेक्ट में जीरो पोटेंशियल पर रखा, तो यहाँ पर अभी एक्चुअली फॉरवर्ड बायसिंग थी, रिवर्स बायसिंग करने में समय है, तो थोड़ा पोटेंशियल बढ़ाते हैं तब जाके रिवर्स बायसिंग स्टार्ट होती है। शुरू में फॉरवर्ड बायसिंग में स्टीपली करंट बढ़ता है, रीजन बिंग यहाँ रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड थी नहीं, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो इलेक्ट्रॉन को पुल करती है। एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आ गई कि ऑलमोस्ट सारे इलेक्ट्रॉन आपने पुल कर लिए, उसके बाद तो बहुत ही स्लोली करंट चेंज होता है, उसके बाद ऑलमोस्ट सारे इलेक्ट्रॉन पुल कर चुके हो तो करंट में निग्लिजिबल चेंज होता है ना। ये बहुत ही फ्लैट जैसा ग्राफ है, वो थोड़ा मैंने आपको स्लोप ज्यादा दिखा दिया, बहुत फ्लैट जैसा ग्राफ होता है। ठीक है, चलो क्या है, ग्राफ नोट हो गया अच्छे से? अच्छे से सब चीज क्लियर भी इसकी? ठीक है, आगे बढ़ते फिर। अब ये मैंने वीबी को कांस्टेंट रख के बनाया था ना ग्राफ, लेकिन मान लो कि इधर से मैं वीबी की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, वीबी को चेंज कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे जो बाइसिंग थी,
बेस और इमीटर के बीच में ये हम चेंज कर रहे हैं, बेस और इमीटर के बीच की बायसिंग को चेंज कर रहे हैं। यहाँ का पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा कर दिया है, थोड़ा कम कर दिया। यहाँ पर बायसिंग फॉरवर्ड बायसिंग थी, और फॉरवर्ड बायसिंग को थोड़ा ज्यादा कर दोगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे तो कलेक्टर करंट भी बढ़ जाएगा, और बायसिंग कम करोगे तो कम हो जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन वीबी की वैल्यू डिपेंड करेगा कलेक्टर करंट की सेचुरेटेड वैल्यू। मैक्सिमम कलेक्टर करंट बढ़ सकता है या कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपने क्या करा है। आप वीबी की अलग अलग वैल्यू पे ग्राफ बनाओगे तो आपको ऐसे ग्राफ दिख सकते हैं। ये मान लीजिए वीबी की किसी वैल्यू 1 के लिए ग्राफ है, ये वीबी की किसी वैल्यू 2 के लिए ग्राफ है, ये वीबी की किसी और वैल्यू के लिए ग्राफ है 3 के लिए। आपने वीबी को बढ़ाते गए, वीबीई का पोटेंशियल 3 का ज्यादा है कंपेयर टू 2 का एंड कंपेयर टू 1 का। जैसे जैसे हम वीबी को इंक्रीज करते हैं सैचुरेटेड कलेक्टर करंट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो कलेक्टर करंट ज्यादा आएगा, यहाँ से कम आएंगे तो कलेक्टर करंट कम हो जाएगा। सिंपल सी बात। बात समझ आ रही है? चलो ये भी नोट कर लीजिए, ये नया बना के नोट कर लो या उसी में कर लो जैसा आपको ठीक लगे, समझ में आना चाहिए। चलो अब क्योंकि अपना टाइम भी ऑलमोस्ट ओवर हो गया है तो एक काम करते हैं, अपन आज यहीं रुकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इसमें एक और ग्राफ बताऊंगा, इनपुट वर्सेस आउटपुट, इनपुट वर्सेस आउटपुट। अब वो बताने के लिए ये सब आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगर अभी टाइम होता है अपने पास ज्यादा तो अपन आज ही उसको करते हैं, ठीक है? लेकिन अगली क्लास में करेंगे तो ये सब प्लीज याद करके आइएगा, सब चीज अच्छे से पढ़कर आइएगा, कम से कम 3-4 बार पढ़ना, है ना? और उसके बाद अपन क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे एंड एम्पलीफायर पढ़ेंगे, और फिर लॉजिक गेट आ जाएगा। तो ये अपना ऑर्डर रहने वाला है, ठीक? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़कर आइएगा। बाय सबको, ऑल ऑफ यू।